नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करते हैं। आए दिन इस टॉपिक की चर्चा रहती है, अक्सर सुनाई देता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सरकार इस पर कुछ पाबंद रूल रेगुलेशन लेके आती है। आए दिन ये न्यूज़ सुर्खियों में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। आइए समझते हैं क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की चर्चा है। यूसीसी के बारे में बताया गया है। इस क्या है अनुच्छेद 44, जो कि कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या होगा? देश में एक समान कानून होगा। अब इस कानून ये कवर किन किन सेक्टर, किन किन एरिया को ये कवर करता है? एक समान सिविल संहिता किन किन एरियाज को कवर करता है? कवर करता है मैरिज, शादी विवाह को, डाइवोर्स यानी तलाक को, एडॉप्शन गोद लेना, मेंटेनेंस खर्चा पानी देखना, इनहेरिटेंस और सक्सेशन उत्तराधिकार, आने वाली पीढ़ी, इन्हीं सब चीज़ों को ये कवर करता है। इसका मुख्य पर्पज क्या है? महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना और उनकी स्थिति में सुधार करना। आइए समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो कानून दो प्रकार से ट्रीट करते हैं न्यायालय द्वारा। एक होता है क्रिमिनल कोड, एक होता है सिविल कोड। आपराधिक मामले, न्यायिक मामले, इसमें मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, इन सब से संबंधित बातें होती है। इसमें खेती बाड़ी, किसी के साथ धोखाधड़ी, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो चाहे क्रिमिनल मामले हों चाहे सिविल मामले हों, इन दोनों ही मामले में नागरिकों के साथ समान रूप से ट्रीट किया जाता है न्यायालय द्वारा। कोई भेदभाव नहीं किया जाता। न्यायालय सबके साथ समान रूप से समान प्रक्रिया अपनाती है। इसी प्रकार सिविल कोड को दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्य और एक है पर्सनल। सामान्य में क्या है? जैसे एविडेंस एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, इन सब मामलों में भी नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है। एक होता है पर्सनल मामले, दो व्यक्ति या किसी व्यक्ति का अपना निजी जो मामला होता है, पर्सनल मामला क्या क्या हो सकता है? जैसे शादी ब्याह, तलाक, गोद लेना, किसी का खर्चा पानी देखना, अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना, सक्सेशन में उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे किसको नहीं, ये सब निजी मामले होते हैं। और इन मामलों का धर्म से लेना देना नहीं है। आर्टिकल 25 और 26 धार्मिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि धर्म से संबंधित है। हमारे ऐसे मौलिक अधिकार जो धर्म से संबंधित है वो कौन है? आर्टिकल 25, 26। 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी व्यक्ति अपने वो किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, उस पर आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। ये उसका फंडामेंटल राइट होता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, किसी भी धर्म के लिए विद्यालय खोलना, मदरसा खोलना, उनके लिए पैसा जुटाना, ये सब आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। तो अक्सर देखा गया है कि एक समान नागरिक संहिता को धर्म से जोड़ दिया जाता है। जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया, ये किसी भी धार्मिक मामलों में ऐसा नहीं लिखा गया है। किसी भी धर्म में शादी ब्याह इन सब से लेकर कोई प्रावधान नहीं है। ये सब व्यक्तिगत मामले होते हैं, इनका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं।
अभी हाल फिलहाल में सरकार ने ट्रिपल तलाक के ऊपर एक कानून बनाया। अक्सर इस कानून को धर्म से जोड़ा गया। धर्म की आड़ में अन्याय होता है सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ। औरतों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनकी सामाजिक स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ट्रिपल तलाक के अंतर्गत क्या होता था, ध्यान दीजिए कि मुस्लिम औरतें जो होती थी, किसी भी समय उनके हस्बैंड उनको 3 बार तलाक 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 बोल दिया करते थे तो उनका तलाक हो जाया करता था। अब वो औरतें जाएं कहाँ, रहें कहाँ। एक केस हुआ था शाहबानो केस। एक 80 साल या 70 साल की बूढ़ी औरत थी, उसके हस्बैंड ने उसको 3 बार तलाक बोल के उसको तलाक दे दिया। तो 80 साल की बुजुर्ग महिला वो अब जाए कहाँ। तो वो न्यायालय में गई और न्यायालय ने सुनवाई दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि उसके मेंटेनेंस का पूरा खर्चा उसके हस्बैंड को देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा हम नहीं जानते धर्म क्या है क्या नहीं है, आपको देना पड़ेगा। तो जो एक समान सिविल संहिता है वो क्या करती है, आधुनिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार, यानी औरतों की गरिमा या व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है, तो किसी भी धर्म को ध्यान में न रखते हुए सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार करने की एक प्रक्रिया है, एक संहिता है। तो बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एक समान सिविल संहिता को समझाया। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कहाँ हुई है, अनुच्छेद 44 में। नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। ये किन एरियाज को कवर करता है, व्यक्तियों के निजी मामले को, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन। अभी तक अलग अलग धर्मों में शादी ब्याह इन सब से लेकर अलग अलग प्रावधान हैं। अगर हम खास करके मुस्लिम धर्म की बात करें तो एक हस्बैंड की कई सारी औरतें हो सकती हैं, बीवियां हो सकती हैं, लेकिन औरतें अलग अलग मर्दों से शादी नहीं कर सकती। हिंदू में क्या है, हिंदू में एक हस्बैंड एक वाइफ। और तो ये सब कुल मिला के और एक मामला हुआ करता था, जैसे कहते हैं कि शुद्धिकरण। मुस्लिमों में ये है कि तलाक हो गया तो कोई गाजी आएगा, पता नहीं, जो भी उनके मुस्लिम मौलाना हैं उनको शुद्ध करेंगे, शुद्ध करके पुनः विवाह कराएंगे। कुल मिला के ये सब मामले ऐसे मामले हैं बहुत ही संवेदनशील, जो कि औरतों से ही सिर्फ और सिर्फ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर औरतों का सिर्फ और सिर्फ शोषण होता है। उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए एक समान सिविल संहिता बहुत आवश्यक है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा आज़ादी में जब संविधान निर्माताओं ने इसकी चर्चा वहाँ पर किया था, संविधान में बाकायदा उल्लेख है इसका। लेकिन क्योंकि तब देश हाल फिलहाल में आज़ाद हुआ था और उस दौरान अगर तात्कालिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर देते, उस समय इतनी साक्षरता नहीं थी, लोग इसको समझते ना, धार्मिक उन्माद फैलता। इसलिए बीते समय में संविधान निर्माताओं ने ये बात जानते थे कि आने वाले समय में देश शिक्षित होगा, लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे और अब उचित क्या है अनुचित क्या है इसका उनको बेहतर समझ होगा। तो अब वह दौर आ गया है जब एक समान सिविल संहिता को सारे नागरिकों के ऊपर अप्लाई करना ही चाहिए। इससे औरतों का उत्पीड़न रुकेगा और उनकी सामाजिक, शैक्षणिक हर प्रकार से स्थिति में सुधार होगा और देश का भविष्य बेहतर होगा। औरतें सुरक्षित होंगी तो देश सुरक्षित होगा, आने वाली जनरेशन सुधरेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत आभार इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू।